नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और कोरोना कंट्रोल को लेकर पीएम मोदी एक्शन मोड में है। पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद वो देश के बड़े ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित अपनी रैलियां रद्द कर दी हैं। एक्शन मोड में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खासकर जो ऑक्सीजन की किल्लत की बात जगह जगह से सामने आ रही है। 20 राज्यों की ओर से 6,700 से ज्यादा मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड हर रोज आ रही है और ऐसे में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कई कदम उठाए जा रहे हैं और आज ये सीएम सभी मुख्यमंत्रियों के साथ, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री इस वक्त वर्चुअल तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, वर्चुअली जुड़ रहे हैं और सभी राज्यों में स्थिति क्या है इसकी जानकारी मुख्यमंत्रियों से ले रहे हैं। किस तरह के कदम अलग अलग राज्यों में उठाए जाने चाहिए, इस पर भी विचार विमर्श आज की मीटिंग में। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा गया था कि पिछली बार तो लॉकडाउन पूरे देश में लगा दिया गया था, इस बार ऐसा क्यों नहीं, क्या ऐसा कदम उठाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह से भी जब ये सवाल पूछा गया था, उन्होंने यही बात कही थी कि सभी राज्यों के हालात अलग अलग हैं। ऐसे में पूरे देश में अगर लॉकडाउन लगा दिया जाए तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। जरूरत नहीं है पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की और ऐसी स्थिति ना बने, इसके लिए जरूरी है कि आम आदमी भी सहयोग करे इस लड़ाई को जीतने में। और आज सीएम से मुलाकात हो रही है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअली मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग में मौजूद होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करेंगे इस मीटिंग की और इस दौरान इसी बात पर चर्चा विचार विमर्श की और क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है इस वक्त हो रही होगी। अलग अलग प्रदेशों के हिसाब से जो हालात वहां के हैं उसके हिसाब से शायद कोई बड़ा फैसला भी आज की इस मीटिंग के बाद सामने आ सकता है। और आज ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ भी, जो बड़े बड़े ऑक्सीजन निर्माता हैं देश के, उनके साथ भी प्रधानमंत्री की एक बैठक होनी है, मीटिंग होनी है, जिसमें इस बात पर चर्चा होगी कि ऑक्सीजन का उत्पादन और तेजी से कैसे बढ़ाया जाए और जिन राज्यों में इसकी ज्यादा जरूरत है वहां इसकी सप्लाई ज्यादा तेजी से कैसे की जाए। कोरोना के पहले दौर में भी हमने देखा, पहले चरण में भी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर कुछ दिन पर समीक्षा मीटिंग कर रहे थे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से जुड़ रहे थे और उनके हालात जो राज्यों में है उसके बारे में जानकारी भी लेते थे। जरूरी फैसले फिर उसी आधार पर लिए जा रहे थे पूरे देश में कि कहाँ लॉकडाउन लगाना है, कितना लंबा लॉकडाउन लगाना है। फिर लॉकडाउन की जब तस्वीर बदली, सूरत बदली, तो उस पर भी फैसले लिए जाते रहे। अब सेकेंड वेव में भी हालात जो हैं वो खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर बीते 24 घंटे की बात करें, 3,30,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड किए गए हैं कोरोना के नए केसेस और ऐसे में जरूरी है कि और कड़े कदम उठाए जाए। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग और इस दौरान क्या कहें, क्या और बड़े और कड़े फैसले भी आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा है कि तमाम राज्यों की तरफ से कुछ बातों की मांग जो है वो केंद्र सरकार से लगातार की जा रही थी, जिसमें हॉस्पिटल में बेड की कमी, यानी राज्यों में बेड की कमी हो रही थी, वेंटिलेटर की कमी देखी जा रही थी। इसके अलावा पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, तो इन तमाम मसलों पर आज चर्चा की जा रही है। देखिए, 2 भागों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है। पहला कि आज जो बीमार लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं उसका उचित तरीके से इलाज हो सके, किसी तरह की पहुंच रहे हैं उसका उचित तरीके से इलाज हो सके, किसी तरह की कमी ना हो सके और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और केंद्र सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि राज्य सरकारों को मदद मिल सके, अस्पतालों को मदद मिल सके। दूसरी तरफ आपको बता दूं, वही लोगों के मन में, जहन में वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसको जी ठीक है, तो एक तरफ फोकस में ये रहेगा कि जरूरी चीजें जो हैं वो उसकी सप्लाई हो सके और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन ड्राइव को और कैसे तेज किया जा सके। अनूप, एक सवाल लोगों के जहन में और है कि क्या कुछ लॉकडाउन जैसे फैसले भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग कुछ प्रदेशों ने आंशिक तौर पर यह फैसला तो लिया है अलग अलग नाम से। क्या केंद्र की ओर से भी इस तरह का कोई फैसला लिया जा सकता है? ये सवाल लोगों के मन में है। देखिए, आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश के नाम संबोधन किया था
उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा था कि नेशनल लॉकडाउन जो है किसी भी तरीके से करना अभी के लिए ठीक नहीं होगा, और राज्यों को भी उन्होंने कहा था कि लॉकडाउन जो है वो आखिरी विकल्प हो सकता है, यानी कि राज्य सरकारें पूरी तरह से कोशिश करें कि इसके किस तरह से रोकथाम किए जा सकते हैं इस महामारी को लेकर के, और जो अस्पताल हैं या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको कितना बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर भी लगातार राज्य सरकारों को चेता रहे हैं कि जिस जगह पे, जिस सिटी पे, जिस डिस्ट्रिक्ट पे, जिस टाउन में, जिस जिले में ज़्यादा मामले हैं उसको कंटेनमेंट जोन बनाया जाए, वहाँ के लोगों को रोका जाए। उसका खामियाजा पूरे राज्य को या पूरे देश को भुगतना पड़े, ये किसी भी तरीके से ये सवाल इसलिए लाजमी था क्योंकि अभी जिस तरीके से दिल्ली में सिर्फ एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा, एक हफ्ते का कर्फ्यू, और दिल्ली एनसीआर में बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं उन्हें हम देख रहे हैं पलायन करते हुए, इसलिए ये सवाल लाजमी था क्योंकि ये सवाल ऐसे लोगों के मन में है। और न्यूज़ 18 भी यही बार बार कह रहा है कि आप शहर छोड़कर गाँव की तरफ न बढ़े, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ संक्रमण भी फिर गांव की तरफ बढ़ रहा हो, और लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप जहां हैं वहीं रहिए। अभी तक तो यही बात कही जा रही है प्रधानमंत्री की ओर से भी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इधर लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। टीम 11 के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक आज भी होगी, और इस बैठक में पीएम के साथ बैठक कर रहे इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने 2 मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी दी है, सुरेश खन्ना और सिद्धार्थनाथ सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर खासकर निर्देश दिए गए हैं कि जहां से भी कमी की किल्लत की बात आ रही है वहां पर आपूर्ति जल्द से जल्द की जा सके। लखनऊ हो, आगरा हो, कानपुर हो या नोएडा हो, बड़े बड़े शहरों में भी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, 2 मंत्रियों को निर्देश दिया गया है कि वो पूरी तरह से कोरोना के जो हालात बने हैं उस पर कंट्रोल में ही जुट जाएं। इस वक्त आपके पास क्या खबर है? देखिए, मैंने कहा इस वक्त उत्तर प्रदेश जिन हालातों से गुजर रहा है, हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्राथमिकता इस वक्त अगर कोई है तो वो है कि जो मरीज हैं उनको बेड मिल सके, साथ ही उनको ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि जितने भी मरीज सीरियस कंडीशन में जा रहे हैं उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन की हो रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी लगातार व्यवस्थाओं को लेकर बैठक कर रहे हैं। आज उनकी सबसे पहले पीएम मोदी के साथ बैठक है, जिसमें वो अपडेट देंगे कि यूपी में किस तरीके से हालात हो रहे हैं, क्या समस्याएं आ रही, इलाज करने के दौरान किस तरीके से व्यवस्थाओं को बढ़ाया जा रहा है सरकार की ओर से। लेकिन इसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो टीम 11 की बैठक होती है रोजाना, उसको लेके बैठक करने वाले हैं। साथ ही ऑक्सीजन जो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है उसको लेके कल जो बड़ा स्टेप उठाया गया था, जहां पे बोकारो से स्पेशल टैंकर के जरिए ऑक्सीजन मंगवाया गया, यूपी के अलग अलग जिलों में उसको प्रोवाइड भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो उत्तर प्रदेश के 2 बड़े मंत्री हैं, चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, दोनों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है सुरेश खन्ना, चूंकि उनके अंडर में सारे मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, तो उनको ये रिस्पांसिबिलिटी दी गई कि लगातार बेड बढ़ाने को लेकर प्रयास किया जाए कि और किस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बेड बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह, जिनके पास एमएसएमई विभाग है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं वो एमएसएमई विभाग के अंतर्गत आते हैं, और सिद्धार्थनाथ सिंह के पास इसका प्रभार है, तो उनको ये रिस्पांसिबिलिटी दी गई है कि वो जो औद्योगिक क्षेत्र है या जो औद्योगिक नगर हैं, कानपुर की बात करें, हम आगरा की बात करें, नोएडा की बात करें, यहाँ पर जो भी जो छोटे उद्योग चल रहे, जो फैक्ट्रीज चल रही हैं, वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई किस तरीके से हॉस्पिटल में दिया जा सकता है, किस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था वहां से हो सकती है, इसको लेकर रणनीति बनाने के लिए जो अनामिका, इस वक्त चुनौती बहुत बड़ी है। एक तरफ कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, दूसरी तरफ दवाइयों की किल्लत देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है, तीसरी तरफ बहुत से अधिकारी और मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव है। इस वक्त तो जाहिर सी बात है जो भी प्लानिंग होगी उसको इंप्लीमेंट कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर। और तीसरी तरफ हमें वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसकी रफ्तार को भी बढ़ाना है। तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, तो जरूरी है कि जो भी रणनीति बने, जो भी प्लानिंग बने, वो फुल प्रूफ होनी चाहिए। धन्यवाद इस वक्त अनामिका पूरी बातचीत के लिए। तो लगातार बैठकों का दौर चल रहा है ताकि कोरोना के इस संक्रमण पर एक बार फिर से तेजी से कंट्रोल किया जा सके, काबू किया जा सके। और अगली खबर आजमगढ़ से आ रही है, बड़ी खबर है, जहां पर माफिया मुख्तार से पूछताछ करेगी यूपी पुलिस। सोमवार को आजमगढ़ पुलिस करेगी पूछताछ। कोर्ट ने पुलिस को पूछताछ की इजाजत दे दी है। सोमवार को आजमगढ़ से बांदा रवाना होगी पुलिस। कल मुख्तार की पेशी के दौरान मांगी गई
गई थी इजाजत। 2014 में ठेकेदार पर हमला में एक मजदूर की मौत हो गई थी और इसी मामले में ये पूछताछ होगी। 2020 में मुख्तार और उसके गुर्गों पर लगा था गैंगस्टर एक्ट। तरवा थाना इलाके के एराखुर्द गांव का ये मामला है। तो आजमगढ़ की पुलिस अब मुख्तार अंसारी से पूछताछ करेगी, बांदा जाएगी एक टीम पुलिस की। 2014 में एक मजदूर की मौत हो गई थी और इसी सिलसिले में पूछताछ होगी। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कल ये टीम बांदा के लिए रवाना होगी, उसके बाद पूछताछ, कितने सवाल होंगे जिनके जवाब आजमगढ़ पुलिस लेना चाह रही होगी मुख्तार से? जी मैंने बिल्कुल निश्चित तौर पे आजमगढ़ पुलिस सोमवार को बांदा जेल रवाना होगी तो मुख्तार से कई सवाल करेगी, जिसका जवाब मुख्तार अंसारी को आजमगढ़ पुलिस यानी कि अभिषेक दोबारा आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो आजमगढ़ पुलिस कल रवाना होगी बांदा के लिए और वहां से मुख्तार अंसारी को से पूछताछ करेगी आजमगढ़ की पुलिस। मामला पुराना है, 2014 का मसला है, जहां पर एक ठेकेदार पर जानलेवा हमला होता है, लेकिन इस हमले में एक मजदूर की जान चली जाती है और ये जो आरोप है ये मुख्तार अंसारी पर, उसके गुर्गों पर लगा है और इसी मामले में पूछताछ आजमगढ़ की पुलिस करने वाली है मुख्तार अंसारी से। 2020 में मुख्तार के गुर्गों पर और मुख्तार पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा और उसके बाद से कार्रवाई चल रही है। कई अलग अलग मामले इस वक्त मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे हैं। पूरे यूपी में अगर हम बात करें तो 40 से ज्यादा अलग अलग जिलों में मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं और अब जब यूपी में वापसी हो गई है तो पूछताछ का दौर अलग अलग मामलों में तेज हो गया है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। को मिल रहा है। कृष्णा एक से बढ़कर एक फिटनेस वीडियो शेयर करती रहती हैं। ऐसे में कृष्णा ने एक बार फिर वर्कआउट का वीडियो शेयर। बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर में कई फीमेल को स्टार्स के साथ काम किया है। भाग्यश्री से लेकर कटरीना कैफ तक उनके फिल्मों में कई बेहतरीन एक्ट्रेस ने काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं 90 के दशक में सलमान की जोड़ी एक समय में सबसे ज्यादा किसके साथ पसंद की गई थी? ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस नगमा थी। सलमान ने नगमा के साथ फिल्म बागी ए रिबेल फॉर लव में काम किया था। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो अपने कई फोटोज और वीडियोज शेयर करती हैं। अब हाल ही में मीरा ने एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखकर पति शाहिद कपूर भी खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाए। मीरा का ये वीडियो सोशल साइट्स पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मीरा ने जो वीडियो शेयर की है वो काफी मजेदार है। इस वीडियो में एक एक करके मीरा के कपड़े बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान वो हर आउटफिट के अकॉर्डिंग ज्वेलरी चेंज करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में मीरा का स्टाइल देखकर फैंस भी इम्प्रेस हो गए, तो वहीं शाहिद भी खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाए। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी इस समय अपने परिवार के साथ खुशियों को शेयर कर रहे हैं और लॉकडाउन के चलते घर में ही परिवार के साथ मस्ती कर रहे हैं। लेकिन वो इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि उनका परिवार इस समय उनके साथ है। आज भले ही मनोज वाजपेयी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है, लेकिन उनका यहाँ तक का सफर इतना आसान नहीं था।
बिहार के पश्चिमी चंपारण के छोटे से गांव बेलवा में जन्मे मनोज वाजपेयी ने अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल किया है। कोरोना की वजह से एक बार फिर लॉकडाउन जैसा माहौल है। ऐसे में जिम भी बंद कर दिया गया है। इसी बीच टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ ने अपना जिम करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ भी फिटनेस एडिक्ट हैं। सोशल मीडिया पर भी उनके फिटनेस का जुनून देखने को मिल रहा है। कृष्णा एक से बढ़कर एक फिटनेस वीडियो शेयर करती रहती हैं। ऐसे में कृष्णा ने एक बार फिर वर्कआउट का वीडियो शेयर बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर में कई फीमेल को स्टार्स के साथ काम किया है। भाग्यश्री से लेकर कटरीना कैफ तक उनके फिल्मों में कई बेहतरीन एक्ट्रेस ने काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं 90 के दशक में सलमान की जोड़ी एक समय में सबसे ज्यादा किसके साथ पसंद की गई थी? ये एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस नगमा थी। सलमान ने नगमा के साथ फिल्म बागी ए रिबेल फॉर लव में काम किया था। इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। आए दिन वो अपने कई फोटोज और वीडियोस शेयर करती हैं। अब हाल ही में मीरा ने एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देखकर पति शाहिद कपूर भी खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाए। मीरा का ये वीडियो सोशल साइट्स पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मीरा ने जो वीडियो शेयर की है वो काफी मजेदार है। इस वीडियो में एक एक करके मीरा के कपड़े बदल रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान वो हर आउटफिट के अकॉर्डिंग ज्वेलरी चेंज करती नजर आ रही हैं। इस वीडियो में मीरा का स्टाइल देखकर फैंस भी इम्प्रेस हो गए, तो वहीं शाहिद भी खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाए। बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी इस समय अपने परिवार के साथ खुशियों को शेयर कर रहे हैं और लॉकडाउन के चलते घर में ही परिवार के साथ मस्ती कर रहे हैं। लेकिन वो इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि उनका परिवार इस समय उनके साथ है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। हेडलाइंस के प्रायोजक एसी चाहिए वैल्यू प्लस आइए। वैल्यू प्लस रिश्ता विश्वास का। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 2,263 लोगों की जान चली गई। तो कोरोना कहर लगातार बरपाता जा रहा है और इसकी जो रफ्तार है वो कहीं ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर रोज के साथ आंकड़े में इजाफा देखने को मिल रहा है। आज की अगर हम बात करें 24 घंटे की बात करें 3,32,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए। इससे ठीक होने वाले लोगों की संख्या कम हो रही है। यही वजह कि अस्पतालों में भीड़ कहीं ज्यादा है। कोरोना के जो एक्टिव मामले हैं वो भी इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में ही पूरे देश में 2,200 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना की वजह से ही गई है। और ये हाल न सिर्फ किसी एक राज्य का नहीं है बल्कि लगभग सभी जगहों पर कोरोना इसी तरीके से कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है, परेशान कर देने वाली बात है कि देश के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है। और इन्हीं खबरों के बीच सेना और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ऑक्सीजन के खाली टैंकर्स को वहां पहुंचा रहे हैं जहां से ऑक्सीजन भरकर देश के अलग अलग हिस्सों में इन टैंकर्स को भेजा जाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई
जहां अभी 15 से 20 घंटे का वक्त लग रहा था, वहां अब ऑक्सीजन के टैंकर प्लांट से बड़े अस्पतालों तक कम समय में पहुंचाए जा सकेंगे। इससे लोगों में एक उम्मीद की किरण जगी है। अभी कई जगह से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं और इनकी वजह से मरीजों की मौत भी हो रही है। अब सेना के इस शानदार पहल से C-17 और IL-76 जैसे मालवाहक जहाज ऑक्सीजन के टैंकर अस्पतालों तक बहुत ही कम समय में पहुंचा रहे हैं, जिससे कम से कम ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत ना हो। सोशल मीडिया पर भी सेना और एयरफोर्स की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। तो एक बार फिर जब विपदा देश में आई है तो सेना ने कमान संभाल ली है। यहां पर जो खाली टैंकर्स हैं उन्हें ऑक्सीजन प्लांट तक पहुंचाया जा रहा है। ऑक्सीजन रिफिलिंग के बाद इन टैंकर्स को जरूरत वाली जगहों पर भेजा जा रहा है। और अब बात रिलायंस के आर सुरक्षा अभियान की। रिलायंस अपने कर्मचारियों के लिए खुद का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करेगी। टीकाकरण अभियान आर सुरक्षा शुरू होगा। देश में कई जगहों पर रिलायंस का टीकाकरण अभियान 1 मई से शुरू होगा। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण कंपनी की ओर से करवाया जाएगा। तो जितने भी कर्मचारी हैं रिलायंस से जुड़े हुए, उन सभी कर्मचारियों का टीकाकरण होगा। 1 मई से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसे नाम दिया गया है आर सुरक्षा अभियान। और इस अभियान के तहत जितने भी कर्मचारी हैं रिलायंस ग्रुप से जुड़े हुए, उन सभी का टीकाकरण होगा और उनके परिवार के सभी मेंबर्स का टीकाकरण होगा जो 18 साल से ऊपर के हैं। तो लगातार संजीवनी अभियान भी रिलायंस की ओर से चलाया जा रहा है कि एक भी शख्स पूरे देश में छूटना नहीं चाहिए। टीकाकरण सबका होना चाहिए। जागरूकता अभियान भी फैलाया जा रहा है। साथ ही अब रिलायंस ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए आर सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत का ऐलान किया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।